वेलकम इन आई स्टडी ऑनलाइन। लास्ट जो या प्रीवियस जो क्लास थी उसमें अपन ने डिस्कशन किया था कि घूर्णन गति क्या है, कैसे पैरामीटर, उससे अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे अपन पढ़ते हैं रेखीय गति में संवेग संरक्षण पढ़ा आपने। संवेग संरक्षण का मतलब क्या है, थोड़ा सा समझिए। डी एफ बटा डी टी किसके बराबर होता है, पी नहीं, dp बटा dt किसके बराबर होता है, f। यदि बाह्य बल f बराबर 0 कर दे, ठीक है, तो dp बटा dt क्या मिल जाता है अपने को, समझना, थोड़ा सा समझने वाली बात है। रेखीय गति में अपन ने पढ़ा है संवेग संरक्षण, और था क्या, dp बटा dt इक्वल f। यदि बाह्य बल को शून्य कर दे, मीन्स f बराबर 0, इक्वेशन क्या मिला, dp बटा dt। देखने से आपको क्या लग रहा है, कोई क्वांटिटी है, अपने लिए p है, कोई क्वांटिटी है और उसका क्या हो रहा है, डेरिवेटिव हो रहा है। यदि किसी भी क्वांटिटी का डेरिवेटिव हो रहा है, इसका मीनिंग क्या है, वो क्वांटिटी कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। इसका मीनिंग क्या निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ से p किसके बराबर है, जी कांस्टेंट। तब अपन कह सकते हैं कि यहाँ p कैसा रहता है, संरक्षित रहता है। समझ आया कॉन्सेप्ट। जब भी फिजिक्स में आपको कभी संरक्षण के बारे में बोले, चाहे कोई सा भी टॉपिक हो, तब उस क्वांटिटी का अवकलन, मीन्स कोई भी क्वांटिटी अपन जाई ले लेते हैं और आपको इस जाई के संरक्षण के लिए बोला जाए, तब इस जाई का टी के रेस्पेक्ट में अवकलन कर दो, और वो अवकलन यदि कितना मिल जाए, 0। कॉमन बता रहा हूं मैं सब में, वो अवकलन यदि 0 मिल जाए तब अपन कहेंगे जाई क्या है, संरक्षित। आसान है ना। अपना यह टास्क क्या है, रेखीय गति थोड़ी ना पढ़नी है, अपने को तो कोणीय गति पढ़नी है। और कोणीय गति में संरक्षण कौन सा होता है, कोणीय संवेग का संरक्षण। ये लो हेडिंग लगा लेते हैं, कोणीय संवेग का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है जी। अपन क्या जानते हैं, टो किसके बराबर, लास्ट क्लास में पढ़ा है अपन ने, टो बराबर क्या था, डी जे अपॉन डी टी। समीकरण 1, यदि, जैसा वहां बोला, यदि बाह्य बल आघूर्ण, या ओनली ये बोल सकते हो, यदि बल आघूर्ण शून्य हो तो, मीन्स टाउ इक्वल 0। समीकरण 1 से शायद खुद कर लोगे आप, dj बटा किसके बराबर आ गया, 0। और मैं फिर से कहता हूँ, बैक टू बैक यदि सारी क्लासेस देखोगे बहुत अच्छे से मैटर पूरा समझ में आएगा। ईच टर्म विल एक्सप्लेन्ड वेल मैनर्स। dj बटा dt इक्वल टू 0। क्या निष्कर्ष निकला, आपको कोई कहे इसको देख के आपको फिजिक्स के बारे में बताना है, तो आप क्या कहोगे, j क्या हो गया, कांस्टेंट। वहां देख सकते हो j कांस्टेंट हो गया, इसका मीनिंग क्या है, j संरक्षित रहता है। जे क्या रहता है, संरक्षित। तो लैंग्वेज अपन क्या बोल सकते हैं संरक्षण के लिए, कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में, मीन्स कोणीय संवेग संरक्षण के नियमानुसार बाह्य बल आघूर्ण की अनुपस्थिति में उस पिंड का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। इसे कोणीय संवेग के संरक्षण का नियम कहते हैं। एक ही बार बोलेंगे, समझ आ गई होगी। फिगर आपके पास है डेरिवेशन कि किस प्रकार से अपन ने डेरिवेशन किया। इसके साथ आपको ये कहा जाता है कि हमें कोणीय संवेग संरक्षण के 1-2 एग्जाम्पल बताइए, तो मैं बता देता हूँ। पहला एग्जाम्पल देखिए, पृथ्वी के चारों ओर जो ग्रह हो चाहे उपग्रह हो, मीन्स क्या बोला है अपन ने, ग्रह तथा उपग्रह की गति। जब ग्रह तथा उपग्रह गति करते हैं तो वहां कौन सा संरक्षण काम करता है, कोणीय संवेग का संरक्षण। दूसरी बात, गैलेक्सी का आकार, गैलेक्सी का आकार, ठीक है जी। गैलेक्सी मतलब ये जो ब्रह्मांड है उसका जो आकार होता है वो भी किस नियम के ऊपर काम करता है, संवेग संरक्षण के नियम पर काम करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल तो आपको पूरा पढ़ा चुका हूं मैं यूनिट नंबर 3 में, एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। और वहां पे भी अपन ने कहा था कि देखिएगा, मैं पहले लिखता हूं, एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग।
इसमें भी क्या रहता है, कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। और ये आपको पूरा यूनिट नंबर 3 में पढ़ा दिया गया है कि कैसे क्या होता है, इसके बारे में कोई एक्सप्लेन नहीं। फिर क्या है, ग्रह तथा उपग्रह की गति, इसके बारे में कोई एक्सप्लेन नहीं। क्यों? क्योंकि केंद्रीय बल में ग्रह तथा उपग्रह की गति के लिए केपलर के सारे नियम पढ़ा चुके हैं, आपको देख लेना आप प्लेलिस्ट में जाके। फिर क्या रहा, गैलेक्सी का आकार। तो थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करो आप कि गैलेक्सी का आकार कैसा होता है। देखिएगा, नॉर्मल अपन कहते हैं कि जैसे पृथ्वी होती है गोलाकार, उसी प्रकार नॉर्मल बात कर रहे हैं अपन, जो गैलेक्सी होती है वो भी इसी आकार की होती है। और जो गैलेक्सी का निर्माण होता है, गैलेक्सी का निर्माण गैसों के, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, गैसों के संघनन से होता है। मीन्स अपना जो गैलेक्सी है, जिसको अपन ब्रह्मांड कह रहे हैं, उसका निर्माण किससे हुआ था, बहुत सारी गैस थी और वो गैस संगठित हो गई थी। मीन्स उन गैसों का संघनन हो गया था और संघनन होने के बाद उसको अपन क्या बोल रहे थे, गैलेक्सी। मीन्स बहुत सारी गैस मिलके एक बड़ा एरिया डेवलप कर लेता है, उसको अपन क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं या ब्रह्मांड कहते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, छोटे क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आते हैं कि गैलेक्सी का आकार कैसा होता है। तो आप बताइएगा। अब बताते हैं आपको, जो गैलेक्सी का आकार होता है वो किस आकार का होता है, उत्तल लेंस जैसा होता है। गैलेक्सी का आकार कैसा होता है, उत्तल लेंस। क्यों होता है, क्योंकि गैलेक्सी का निर्माण किससे होता है, गैसों के संघनन से होता है। तब ये गोलाकार नहीं रहकर किस आकार की बन जाएगी जी, अपने को इससे लगेगा कि ये उत्तल लेंस। उत्तल लेंस कुछ ऐसा ही तो होता है। देखिएगा, बनाते हैं। इस प्रकार का लेंस ही कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, जिसके बीच वाले सिरे मोटे और कोनों से जो पतला होता है उसको आप क्या कहते हैं, उत्तल लेंस। पेपर नंबर 3 ऑप्टिक्स में पूरा पढ़ेंगे। तो देखिएगा, अब ये गैसें कुछ इस प्रकार से आ गई, येलो मीन्स नॉर्मल बात ये होती है, लेकिन गैसों का संघनन होने के कारण ये किस आकार को ग्रहण कर लेता, उत्तल लेंस के आकार को ग्रहण कर लेता है। तो ये वाला जो पॉइंट था गैलेक्सी का आकार, वो आपको बता चुके। ठीक है जी। तो संरक्षण क्या है कोणीय संवेग का, और कोणीय संवेग के संरक्षण के आधार पर एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं। तीनों एग्जाम्पल आपको अच्छे से भली-भांति बता दिए गए। चलिए, अब जैसे कि अपन रेखीय गति में कहते हैं कि जब कोई रेखीय गति होती है तो उसका समीकरण अपन निकालते हैं, न्यूटन वाले तीनों समीकरण। ठीक है ना, 1-2 क्लास पहले निकाला है यहाँ इस वाले चैप्टर में भी। ठीक है, उसी प्रकार यदि आपको कहें कि घूर्णन मीन्स घूर्णन गति के लिए समीकरण किस प्रकार से आप निकालते हो, मीन्स दर्ड पिंड के लिए, हेडिंग क्या होगी आपकी, दर्ड पिंड के लिए घूर्णन गति का समीकरण, घूर्णन गति का समीकरण। पहले उत्तरी याद कर लो आप, दर्ड पिंड के लिए घूर्णन गति का समीकरण, सीधा आंसर याद करो, टो किसके बराबर है जी, आई एल्फा। बस जैसे तैसे करके अपने को कहाँ पहुँचना है, टो इक्वल टू आई एल्फा तक पहुँचना। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हर एक टॉपिक पढ़ते हैं तो इसकी स्ट्रेटेजी यदि अपने को पता है कि अपन कौन सी टर्म इसमें काम में लें जिससे अपन इसके रिजल्ट तक पहुँचे। रिजल्ट आपको बता दिया गया, टो किसके बराबर है, आई एल्फा। मीन्स कहीं ना कहीं टो की टर्म इसमें काम में आएगी। तो देखिएगा, वी नो दैट, बिना जाने तो काम ही नहीं है। आपको एक रिलेशन बता दिया गया था कि टो किसके बराबर होता है, डीजे बट्टा। ओके डियर, इक्वेशन नंबर 1 कर सकते हैं। लेकिन जे किसके बराबर, आई ओमेगा, निकलवा दिया बाई इक्वेशन 1 एंड 2। टो इक्वल डी बट्टा जे की जगह क्या आ गया, आई ओमेगा। आई क्या है जी, मोमेंट ऑफ इनर्सिया, मीन्स जड़त्व का आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्सिया, जड़त्व का आघूर्ण। बाहर फेंक दो जी, जड़त्व आघूर्ण कांस्टेंट होता है आई, साथ में क्या आ गया, डी ओमेगा बट्टा डी टी। बट क्या कहा था, ओमेगा में परिवर्तन की दर कोणीय गति में क्या होती है, एल्फा। चलिए, क्या मिला अपने को, टो किसके बराबर, आई था अपने पास, ये लो। नेक्स्ट क्या आ गया, एल्फा। समीकरण 3, समीकरण 3 दर्ड पिंड के लिए घूर्णन गति के समीकरण को व्यक्त करता है। आसान।
इजीली ड्रॉ कर सकते हो। दो रिलेशन अपन ने निकाले हैं, उन दोनों रिलेशन का करेक्शन करके आप कहाँ तक पहुँच जाओ, टो बराबर आई एल्फा। और टो बराबर आई एल्फा ही क्या होता है, दृढ़ पिंड के लिए घूर्णन गति का समीकरण होता है। अब वही बात यदि अपन ये कह दें कि जो बाहर से बल आघूर्ण मीन्स बल आघूर्ण का मान यदि 0 होता है तो क्या फर्क पड़ता है, देखिएगा, समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। यदि टो बराबर क्या हो, 0, दैट्स ओके। समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, आई एल्फा किसके बराबर जी, 0, ओके। आई एल्फा की जगह क्या था, डी ओमेगा बट्टा डी टी, किसके बराबर, 0। इसको 0 की तरफ भेज दीजिएगा क्योंकि ये तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि अवकलन हो रहा है। डी ओमेगा बट्टा डी टी क्या हो गया, 0। क्या निष्कर्ष निकला, ओमेगा किसके बराबर जी, कांस्टेंट। वापस थोड़ी बताइए हम कि किसी भी पद का जब अवकलन हो जाता है तो वो वाला पद क्या हो जाता है, कांस्टेंट। जाई वाला कॉन्सेप्ट आप तो ध्यान रखो। क्या निष्कर्ष निकला कि बाह्य बल आघूर्ण की अनुपस्थिति में दृढ़ पिंड नियत कोणीय वेग से घूर्णन करता हुआ रहेगा। मीन्स एक बार जब आपने टो लगा दिया, जैसे ही टो हटा दिया मीन्स बल आघूर्ण का मान 0 कर दिया, तो जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट नियत वेग ओमेगा से घूर्णन करता हुआ रहेगा। ऐसा नहीं है ओमेगा संरक्षित रह गया, हर एक क्वांटिटी संरक्षित नहीं होती है। ओमेगा निश्चित हो जाएगा मीन्स एक नियत वेग से कोणीय गति करता हुआ वो पिंड रहेगा। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है जी। जब वो पिंड रेखीय वेग से गति करता हुआ रहेगा तो जब गति हो रही होती है तो वहां ऊर्जा पैदा हो रही होती है, जायज सी बात है, कह सकते हो आप। जैसे मैं हूं, मैं बोल रहा हूं तभी तो सुन रहा है, मीन्स मेरे जो लिप्स है वो हिल रहे हैं, मीन्स गति कर रहे हैं, तभी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। मीन्स क्या है, जैसे ही नियत को वेग से ये गति करेगा तो यहां पर क्या पैदा होगी, ऊर्जा पैदा होगी। तो अपन ऊर्जा निकालेंगे, लेकिन ऊर्जा होगी किसकी, गति कैसी हो रही है, घूर्णन गति। ध्यान से समझना, हर एक टॉपिक को रिलेट करके चलते हैं अपन। जो ऊर्जा है वो कौन सी गति की है, घूर्णन गति की। मीन्स अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, घूर्णन गति के द्वारा जो ऊर्जा पैदा होती है उसका मान क्या है। अपन हेडिंग लगाते हैं और जब गति हो रही होती है तो सिर्फ गतिज ऊर्जा ही होती है, वहां पे स्थितिज ऊर्जा की कोई टर्म नहीं होती। इतने तो समझदार हो। मीन्स अपना टॉपिक क्या हो गया, घूर्णन गतिज ऊर्जा। ये लो, घूर्णन गतिज ऊर्जा। इंग्लिश में यदि आप लिखना चाहो तो रोटेशन काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ओके डियर, बढ़ते हैं आगे। नॉर्मल, मैं पहले इसका कंक्लूजन बता देता हूं आपको कि इसका आंसर क्या है, फिर आप देखिएगा कितनी आसानी से करोगे। नॉर्मली यदि आपको कहा जाए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है तो आप फॉर्मूला क्या बताते हो, 1/2 mv²। कोई दिक्कत नहीं है। गतिज ऊर्जा 1/2 mv²। किस में होती है, स्थानांतरीय गति मीन्स ट्रांसलेशन मोशन में होती है। अपने को किसका डिस्कशन करना है, घूर्णन का करना है, मीन्स ई रोटेशन या रोटेशनल, ठीक है। ओके, 1/2 क्या कहा था, द्रव्यमान जड़त्व आघूर्ण की तरह काम करता है, वेग किसकी भांति व्यवहार करता है, ओमेगा। आपका आंसर आ चुका। मीन्स m की जगह क्या धर दो, आई, v की जगह क्या धर दो, ओमेगा²। मीन्स जैसे तैसे करके आपको कौन सी स्टेप निकालनी है, ER = 1/2 I ओमेगा²। मैनर समझ में आ रहा ना पढ़ने का कि किस वे में अपन पढ़ रहे हैं। रिजल्ट उसके बाद चलिए, और रिजल्ट निकालने का तरीका देखिए कितना आसान है। आप ये जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होती है, मास m को I से और वेलोसिटी v को कोणीय के लिए ओमेगा से जैसे ही रिप्लेस कर दोगे तो कौन सी एनर्जी मिल जाएगी आपको, रोटेशनल एनर्जी मिल जाएगी। 2 बार बोलते हैं क्योंकि लैंग्वेज है, बच्चे के अच्छे से समझ आए और मैं उम्मीद भी यही करता हूँ। चलिए अपन इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं, ठीक है। अपन ये मान के चलते हैं कि कोई पिंड है, ठीक है, कोई पिंड है और पिंड कैसा है, ये दृढ़ पिंड है। दृढ़ पिंड का मतलब बल लगाने पर कोई विस्थापन नहीं होगा। जब विस्थापन हो जाएगा तो पूरा खेल खराब हो जाएगा, जो अपन ने पढ़ा है वो काम नहीं करेगा, ठीक है ना।
ओके, अपन मान के चलते हैं कि यहाँ इस पिंड का कोई पार्टिकल है, उसको कौन सा पार्टिकल नाम दे देते हैं अपन कि ये कोई आईवा पार्टिकल है। आईवा का मतलब कोई एक अपने को लेना होगा, और बुक्स में क्या कहते हैं, ये पार्टिकल कौन सा है, आईवा। आप जेवा ले सकते हो, केवा लिख सकते हो, डोंट इफेक्ट। ओके, जब जेवा पार्टिकल है और ये क्या कर रहा है, गति कर रहा है, मीन्स ये घूर्णन तो कर रहा है, ठीक है, घूर्णन कर रहा है, तब इसकी क्या होगी, घूर्णन की ऊर्जा। मीन्स अब देखिएगा आप, तो अपन क्या कह सकते हैं कि घूर्णन के कारण गतिज ऊर्जा, मीन्स जब ये पार्टिकल यहाँ गति करता है तो इसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, वैल्यू क्या 1/2m इंटू क्या हो गया v²। पार्टिकल आई हुआ है तो वेग क्या मान लो इसका vi, कि vi वेग से ये गति कर रहा है। समझना ध्यान से, मीन्स वेग कौन सा लिया है अपन ने, आई हुआ, तो vi²। वेरी इजी, नो दिक्कत। इसको समीकरण आप 1 दे दो। लेकिन इससे एक अच्छा कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। सपोज करो कि ये जो पिंड है उसका द्रव्यमान क्या है, कैपिटल M, और ये कैपिटल M का द्रव्यमान छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, क्योंकि कोई भी बड़ा ऑब्जेक्ट होता है वो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। सपोज करो कि जो छोटे छोटे परमाणु उनको अपन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो नाम दे देते हैं। तो फर्स्ट का द्रव्यमान m1, सेकंड का द्रव्यमान m2, ऐसे ही कहाँ तक चलना, I तक, लास्ट वाले का क्या है mi। तब अपन कहेंगे यदि इन सब द्रव्यमानों का योग कर दिया जाए तो वो किसके बराबर होगा, m। क्यों, क्योंकि इन सब परमाणुओं से मिलकर ही तो क्या बना है, बड़ा वाला पिंड बना है। तब अपन ये कह सकते हैं कि नहीं, कि सारे छोटे वाले द्रव्यमान जोड़ दो आप, क्या मिल जाएगा आपको, बड़े वाला द्रव्यमान मिल जाएगा। तब अपन सुविधा के लिए कुछ इस प्रकार से स्टेप लेके चल रहे हैं कि एनर्जी तो E है, छोटे छोटे परमाणुओं से मिलके बनी हुई है, तो समीशन लगा दिया, यहाँ I 1 से कहाँ तक कर दिया, n तक। ओके, यहाँ मैंने लिख दिया mi साथ में vi²। क्या फायदा हुआ अपने को, यदि आपसे कोई पूछे फर्स्ट के लिए बताइए तो I बराबर 1 रख दीजिएगा, 1/2m1 v1², फर्स्ट कण के लिए हो गया। इसी प्रकार कहे आपको IV के लिए बताइए तो 1/2mi साथ में क्या हो गया, vi का स्क्वायर। शायद आपने फॉलो किया होगा कि अपन ने ये स्टेप क्यों लिखी है। जो लैंग्वेज बताइए वो वेरी इंपॉर्टेंट। समीकरण 2 मान लिया इसको अपन ने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास क्या आ रहा है, रेखीय वेग, वापस लिख दो, रेखीय वेग व कोणीय वेग में संबंध से, जो आपको नहीं बताया 11th वाली बुक देख लेना, कोणीय वेग व नहीं, रेखीय वेग व कोणीय वेग में संबंध से, क्योंकि वहां से आगे चलना अपना मकसद होता है। क्या होता है बताया था बहुत अच्छा, v बराबर क्या होता है, ओमेगा क्रॉस r, इसमें r बाद में आता है। आई वा है तो ये भी आई वा लगा देते हैं, ये भी क्या हो गया, आई वा। इजी, ठीक है जी। इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, 3 बाई इक्वेशन 2 एंड 3, दोनों से क्या मिलेगा अपने को, E = 1/2 समीशन I = 1 to n mi इंटू ओमेगा आई क्रॉस आर आई का क्या हो गया, स्क्वायर। अब यहाँ कई बुद्धिजीवी बन जाते हैं, फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर प्लस 2 ये भी लगा देते हैं, प्लस थोड़ी हो रहा है, सदिश गुणनफल है, और सदिश गुणनफल को हल करने का मैनर भी अलग होता है। और आप सीखिए कि सदिश गुणनफल का जो हल करने का मैनर होता है वो मैनर क्या है, देखिएगा। यदि इस वाली स्टेप को मैं ऐसे लिखूं कि E बराबर 1/2 समीशन I = 1 to n mi साथ में ओमेगा आई क्रॉस आर आई, ओके, एक बार लिख दिया मैंने। इसी प्रकार दोबारा से लिख दो, ओमेगा आई क्रॉस क्या हो गया, आर आई, वेक्टर है, ठीक है ना। बताया आपको थीटा को छोड़कर जो भी टर्म आएगी वो वेक्टर लेना है, कभी गलत नहीं करोगे। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहाँ सदिश गुणनफल मीन्स क्या है, ऐसा कहाँ लिखा है कि A क्रॉस B डॉट, साथ में क्या है C क्रॉस D, मीन्स कोई पैरामीटर है उनका सदिश गुणनफल हो रहा है, और सदिश गुणनफल होने के बाद कैसा गुणनफल हो रहा है, अदिश गुणनफल। दोनों सेम है तो सेम ही ले लो, A क्रॉस B है तो यहाँ पे भी क्या ले लूँ, A क्रॉस B। तो ये फॉर्मूला आप सीखिए, यदि कहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है तो उसका फॉर्मूला होगा A डॉट B क्रॉस A क्रॉस B। समझे बात को कि कहाँ ऐसा लिखा हुआ है तो उसको क्या लिख सकते हो आप, A डॉट B क्रॉस
ए क्रॉस बी, बस ये फॉर्मूला आप लगा दीजिएगा और देखिएगा चमत्कार, अप्लाई कीजिएगा। देन E इक्वल 1/2 समीशन आई, कहाँ से जी, 1 से कहाँ तक, n तक, एम आई। फॉर्मूला लगा रहे हैं अपन, सुविधा के लिए ले लो, ये एक ए है और ये क्या है बी, उसी प्रकार ये ए है और ये क्या है बी। गलत नहीं करते ऐसे करने से। क्या आएगा, ए रख लीजिए ओमेगा आई, फिर बी क्या है आर आई क्रॉस, फिर क्या है ए ओमेगा आई, फिर क्या है क्रॉस, फिर क्या है जी। समझे इस वाले कॉन्सेप्ट को। मैं साइड में तब हुआ हूं ताकि आप अच्छे से नोट कर सको और अच्छे से इस स्टेप का मेजर कर सको कि ये लिखा हुआ है वो क्या है। कोई दिक्कत किसी के भी है तो बता दो कमेंट में। अच्छा ठीक है, इसकी जगह क्या धर सकते हो, वी आई क्या होता है ओमेगा आई क्रॉस रख दो, ई बराबर 1/2 समीशन आई इक्वल 1 से n। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्जाम के लिहाज से। ओमेगा आई आर आई क्रॉस, यहाँ पे क्या हो गया वी आई। समझ रहे हो इस बात को। अपन ने धर दिया क्योंकि अपन इक्वेशन जानते हैं कि वी आई किसके बराबर होता है, ओमेगा आई इंटू आर आई के इक्वल होता है। अपन ने रख दिया मान, आगे बढ़ना है अब अपने को यहाँ से। तो आइडिया लगाओ थोड़ा सा कि कैसे क्या करें जिससे अपने पास वो जो इक्वेशन लिखा था वो वाला इक्वेशन निकल के आ जाए। लगा रहे हो, चलिए देखिएगा। E इक्वल 1/2 समीशन आई इक्वल 1 से n ओमेगा आई, साथ में क्या है आर आई, ठीक है जी, क्रॉस। इस एम आई को मैं वी आई के साथ भेज देता हूँ, तो एम आई इंटू वी आई। क्या फायदा हुआ, क्योंकि एम इंटू वी किसके बराबर होता है, पी के बराबर होता है। मीन्स संवेग की कोई टर्म अपने पास मिल जाएगी अपने को, ठीक है। तो इसकी जगह पी आई आप रख दीजिए, तो आपको क्या मिला, ई बराबर 1/2 समीशन आई इक्वल 1 to n ओमेगा आई आर आई क्रॉस क्या हो गया पी आई। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आर आई क्रॉस पी आई क्या होता है, डेफिनेशन सोचिए किसकी डेफिनेशन होती है। बताया था आपको कि कोणीय संवेग जो जे आई होता है उसका मान क्या होता है आर क्रॉस पी। आई लगाओ तो दोनों जगह क्या लगा दो, आई लगा दो, बहुत आसान है। ई इक्वल 1/2 समीशन आई इक्वल 1 से कहाँ तक जी n तक, ठीक है। ओमेगा आई डॉट यहाँ पे क्या हो गया जी आई, ठीक है। यहाँ तक बढ़ो आगे, थोड़ा सा वक्त लगेगा। देखिएगा E इक्वल 1/2 समीशन आई इक्वल 1 to n, साथ में क्या आ गया जे आई और साथ में क्या आ गया ओमेगा आई। इजीली रख सकते हैं अपन ये वाला, ठीक है। अब देखिएगा जब i इक्वल टू 1 से n होता है तो n बराबर 1, फिर प्लस n बराबर 2, फिर प्लस n बराबर 3। मीन्स इस प्रकार जब आप करते हुए चलते हो तो पिंड का आपके पास कुल मान निकल के आ जाता है। देखिएगा e इक्वल 1/2 यहाँ रखिए, n बराबर 1 रखिए J1 ओमेगा 1, ओके। 2 रखिए J2 ओमेगा 2। ऐसे ही कहाँ तक चलना है, I तक चलना है, तो Ji इंटू ओमेगा आई। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि ये वाला मान किसके बराबर होता है, तो कुल पिंड के बराबर होता है। और कुल पिंड के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, J इंटू ओमेगा। समझ बात आई। मीन्स J1 ओमेगा 1 प्लस J2 ओमेगा 2 एंड्स ऑन Ji ओमेगा आई का कुल मान कितना होता है J इंटू ओमेगा। उस सिचुएशन में यहाँ से समीशन अपन हटा सकते हैं, क्योंकि अपन ने इनिशियल में कहा था कि कोई भी जो पिंड होता है उसमें काफ़ी सारे पार्टिकल्स पाए जाते हैं और सबका जो मल्टीपल होगा वो मतलब क्या है, सबके मास का जो मल्टीपल होगा वो बड़े वाले का क्या होगा जी मास होगा। उसी प्रकार सबका J ओमेगा होगा वो बड़े वाले का क्या होगा J ओमेगा होगा। इजीली पुट कर सकते हो। तो E बराबर 1/2 साथ में क्या आ गया I ओमेगा। अब भी आपका काम नहीं बना, क्योंकि आपको तो क्या चाहिए, E बराबर 1/2 I ओमेगा स्क्वायर चाहिए, लेकिन इजीली निकाल सकते हो। J बराबर क्या होता है I ओमेगा, यूज कर दो इसमें। क्या मिला आपको,
ई बराबर 1/2, यहां से आई की वैल्यू निकालिए, नहीं ओमेगा निकालिए। देखिएगा आई बराबर जे बट्टा क्या हो गया ओमेगा, ठीक है, रख दीजिए। तो 1/2 जे अपॉन क्या हो गया जी ओमेगा, साथ में क्या चल रहा है एक और ओमेगा, नहीं पहुंचे शायद, मीन्स कुछ अलग करना पड़ेगा कि अपने आपको ये टर्म लानी है ई बराबर 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। तो जे किसके बराबर होता है, आई ओमेगा के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां से देखिएगा ई बराबर 1/2, ठीक है, ओमेगा इंटू ये जे आना चाहिए, ये आई कहाँ से आ गया आपने, ये क्या है यहाँ पे जे है, तभी मैच नहीं हो रहा था। यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ था जे, और जे बराबर क्या रख दीजिए सीधा आप आई ओमेगा रख दीजिए, ठीक नहीं लिखा गया था तब प्रॉब्लम हो रही थी। जे की जगह क्या रख दिया आपने आई ओमेगा, साथ में क्या हो गया ओमेगा, मल्टीपल कर दो, मल्टीपल करोगे तो ई किसके बराबर निकल के आ जाएगा 1/2 आई ओमेगा गुणा ओमेगा क्या हो गया जी ओमेगा स्क्वायर। मैच करो, जो इनिशियल में मैंने यहाँ लिखा था वही है, मीन्स समीकरण दे दो इसको आप, जो भी आगे वाला था मैं कोई पी दे देता हूँ। समीकरण पी घूर्णन गतिज ऊर्जा को शो करती है, जबकि रेखीय गतिज ऊर्जा क्या होती थी 1/2 mv², कंपेयर करके आपको बताया। तो आज की क्लास में इस टॉपिक में अपन मतलब इस क्लास में अपन ने 3 टॉपिक पढ़े हैं। संरक्षण कैसे होता है घूर्णन गति में जे का, उसके बाद इस घूर्णन गति में जो समीकरण पैदा होता है वो समीकरण क्या होता है निकाल के बता दिया। फिर जब घूर्णन गति हो रही होती है तो उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, पूरा एक्सप्लेनेशन आपको बता दिया। फिर भी यदि कोई दिक्कत है कमेंट कर दीजिएगा, टेलीग्राम पे हमसे आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आपका जो कमेंट है वो हम लाइटली ले लेंगे, आपके कमेंट का श्योर आपको जवाब मिलेगा। और यदि आप वीडियोस देख रहे हो तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि आपके लाइक ही है जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इससे भी अच्छा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। थैंक यू।